गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है लगान। लगान क्या होता है? तो लगान से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो उत्पादक होता है, तो उत्पादन में चार जो मुख्य रूप से संसाधन लगते हैं, उसमें लगता है एक होता है भूमि, एक होता है पूंजी, एक होता है श्रम और एक होता है साहस या उद्यमी। साहस को क्या देते हैं? उद्यमी। तो उन चारों को ही मिलकर क्या करता है? उत्पादन प्रक्रिया होती है। और उन चारों को ही क्या मिलता है? अपना प्रतिफल मिलता है, मतलब उनके बदले में उनको कुछ न कुछ मिलता है। तो कुछ न कुछ क्या मिलता है? वही है ये। जैसे भूमि है, भूमि को वो अपने प्रतिफल के बदले में मिलता है लगान, रेंट, किराया। भूमि के बदले में क्या मिलता है? लगान। उसी प्रकार पूंजी के बदले में क्या मिलता है? तो पूंजी के बदले में मिलता है ब्याज। श्रम के बदले में क्या मिलता है? श्रमिक को क्या मिलता है? मजदूरी या वेजेज। और लास्ट है साहस या उद्यमी को क्या मिलता है? तो उनको मिलता है लाभ। तो जो चारों प्रतिफल है, ये प्रतिफल हम पढ़ेंगे। तो उसमें से है पहला प्रतिफल है लगान या रेंट। सामान्य व्यक्ति के लिए लगान का अर्थ उस भुगतान से है जो मकान या भूमि का प्रयोग करने के लिए मकान मालिक अथवा भूस्वामी को देते हैं। नॉर्मल भाषा में यही है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या लगान का अर्थ है? उस भुगतान से है जो भूमि या अन्य प्रकृति प्रदत्त उपहारों के प्रयोग के बदले में उनके स्वामियों को दिया जाता है। किसके? प्रकृति प्रदत्त। ठीक है, प्रकृति मतलब भूमि किसकी है? प्रकृति फ्री में मिलती है, लेकिन वो किसके स्वामी होता है, उनको दिया जाता है। ठीक है, इसमें डेविड रिकार्डो ने अपनी परिभाषा बताई है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामियों को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों, अविनाशी जो खत्म नहीं होती, हमेशा रहती है, अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया है कि लगान के विचार का सार उस आधिक्य से है जो उत्पादन के किसी साधन की एक इकाई को वर्तमान उत्पादन कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय से अधिक है, उसे क्या है? लगान कहते हैं। अब देखते हैं कि लगान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेंट। तो पहला तो है कुल लगान यानी टोटल रेंट। एक किसान या किराएदार द्वारा जो लगान मालिक या भूमि के स्वामी को चुकाया जाता है वह लगान होता है। भूस्वामियों को आर्थिक लगान ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज, भूमि के प्रबंधन के लिए मजदूरी और जोखिम का पुरस्कार मिलता है। अगर वो भूस्वामी है तो उस भूमि को व्यवस्थित करने में उसको लगा होगा, पूंजी लगी होगी, तो उसका भी ब्याज, उसके लिए भी तो कॉस्ट आई है उसकी। और उस पर प्रबंधन करने के लिए कोई मजदूर लगाए तो उसकी मजदूरी। ठीक है, और वो जोखिम उठा रहा है उसको रख के। ठीक है, तो उसका पुरस्कार भी उसको मिलता है। तो इन सब भुगतानों का जो योग होगा वही क्या है? कुल लगान। ठीक है, फॉर्मूले के रूप में दे रखा है कुल लगान बराबर क्या है? आर्थिक लगान प्लस भूमि पर लगाई गई पूंजी का ब्याज प्लस भूमि सुधार हेतु भूस्वामी के द्वारा किए गए प्रयास के लिए पारिश्रमिक या मजदूरी और भूस्वामियों द्वारा उठाए गए जोखिम के लाभ। इन सब का योग होगा क्या? उनकी कुल लगान। दूसरी है आर्थिक लगान। आर्थिक लगान है शुद्ध लगान। ठीक है, आर्थिक लगान कुल लगान का वह भाग है, क्या है? एक हिस्सा है जो भूस्वामियों को भूमि के प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है। जो ये अपन जोड़ रहे हैं ना, इसमें ये आर्थिक लगान, अब इसको पढ़ रहे हैं, कुल लगान का एक हिस्सा है ना, ये है। ठीक है, कृषि से प्राप्त कुल आय में उत्पादन लागत, उत्पादन लागत, उत्पादन लागत में क्या होता है? सामान्य लाभ सम्मिलित कर। ठीक है, सामान्य लाभ को ऐसे मानते हैं कि उत्पादन का एक हिस्सा है। तो उत्पादन लागत घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है, उत्पादन की जो लागत टोटल है, जितनी लागत आ रही है उस उत्पादन लागत में से
कुल आय है उसमें से पूरी उत्पादन लागत जितनी है वो घटा देते हैं, तो जो शेष बचता है वो क्या हो गया, आर्थिक लगान। उसमें लाभ भी घट रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, आर्थिक लगान है। इस प्रकार आर्थिक लगान उस अतिरिक्त लगान को कहते हैं जो उत्पादन के किसी भी साधन को उसकी पूर्ति पूर्णतः को कहते हैं, जिसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती है या प्राप्त होता है, मतलब पूर्णतः लोचदार नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है लोचदार, आपको पता है कि लोचदार का मतलब ये होता है कि जिस तरह के ग्राफ बनता है ऐसा, इसका मतलब क्या होगा, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो मतलब प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्वांटिटी में असीमित चेंज हो जाता है, तो वो ऐसी पूर्णतः लोचदार नहीं है ये, ठीक है। तीसरी है ठेका या प्रसंविदा लगान। ठेका या प्रसंविदा लगान यानी कॉन्ट्रैक्ट रेंट। भूस्वामी एवं काश्तकार के बीच, काश्तकार जो काम करता है और भूस्वामी भूमि का मालिक होता है, काम तो काश्तकार करता है और भूमि का स्वामी जिसकी भूमि होती है मालिक होता है वो, तो दोनों अलग अलग होगा, उनके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो भूमि का प्रयोग करने के लिए पारस्परिक समझौता होता है, इसी को अनुबंध या प्रसंविदा द्वारा उनके द्वारा जो लगान निर्धारित किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो कहेंगे कि मैं इतनी लगान दूंगा। जैसे कि आप काश्तकार है और कोई भूस्वामी है, तो उनके पास गए कि मुझे आपकी भूमि चाहिए, तो वो काश्तकार कहेगा मैं इतनी देने को तैयार हूँ, और भूस्वामी कहेगा ठीक है मैं इतनी लेने को तैयार हूँ। तो वो जो रेट आ गई वही क्या है, ठेका या प्रसंविदा लगान, तो उसे क्या कहेंगे, ठेका लगान। ठेका लगान आर्थिक लगान से कम, अधिक या बराबर हो सकता है। आर्थिक लगान तो लाभ ये टोटल आय है उसमें से लगान घटाने के बाद आती है, उत्पादन लागत घटाने के बाद आती है, तो वो कुछ भी हो सकती है। और ठेका से प्रसंविदा लगान वो भी कुछ भी हो सकती है, वो भी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे बराबर भी हो सकती है। इनका दोनों में आपस में कोई ऐसा लेन नहीं है। लगान भूमि की पूर्ति और मांग की दशाओं के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, मतलब जहाँ अगर भूमि की मांग ज़्यादा है तो जो भूस्वामी उसकी रेट बढ़ा देगा, तो उसकी मांग के अनुसार उसकी रेट बढ़ेगी, और अगर भूस्वामी की मांग नहीं हो रही है तो उसकी रेट घटेगी। नेक्स्ट है स्थिति लगान, सिचुएशन रेंट। भूमि की स्थिति के अंतर के कारण जो लगान उत्पन्न होता है उसे स्थिति लगान कहते हैं, ठीक है। जैसे कि विकसित एवं सुविधा संपन्न क्षेत्र में मकान या किराया और शहर से दूर स्थित अविकसित क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। मतलब अगर जो शहर के बिल्कुल करीब है या सुविधा संपन्न है, तो वहां पे मकान की किराए की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन एक शहर से बहुत दूर है, ठीक है, तो वह उसकी रेट क्या होगी, बहुत ही कम होगी। नेक्स्ट है दुर्लभता या सीमितता लगान, स्कैर्सिटी रेंट। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान साधन की दुर्लभता के कारण, दुर्लभता कम स्कैर्सिटी के कारण भी उत्पन्न होता है। अतः जब किसी साधन की पूर्ति उनकी मांग के सापेक्ष में दुर्लभ हो, मतलब पूर्ति को न तो बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता। जैसे भूमि है तो एक स्थिर है, पृथ्वी पे जितनी भूमि है अब उससे ज्यादा तो आप पूर्ति कर नहीं सकते, लेकिन मांग करने वाले तो लोग दिनों दिन पैदा हो रहे हैं, मांग तो बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी पूर्ति स्थिर है, इसके कारण भी उसकी लगान उत्पन्न होती है, तो उसे कहते हैं दुर्लभता लगान, उसे कहते हैं दुर्लभता लगान। आगे है लगान के सिद्धांत पढ़ते हैं। लगान के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेंट। तो इसमें हम प्रमुख रूप से दो लगान के सिद्धांत है। एक तो है, पहला है प्रतिष्ठित या रिकार्डो का लगान सिद्धांत जो कि इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है लगान का आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। प्रतिष्ठित कौन सा है, क्लासिकल है रिकार्डो को। तो पहले रिकार्डो को प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ते हैं। तो प्रतिष्ठित सिद्धांत या रिकार्डो का लगान सिद्धांत तो क्या है, इसको समझते हैं। रिकार्डो से पूर्व प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री, प्रकृतिवादी जो प्रकृति की जो निःशुल्क उपहार के रूप में जो भूमि में मिलते उस पर विचार दिया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री ने कहा है कि कृषि ही एकमात्र, ये इंपॉर्टेंट है, रिकार्डो ने क्या कहा था कि कृषि ही एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पे क्या है लगान उत्पन्न होता है, ये अतिरिक्त उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक तत्वों का योगदान व मानव की प्रकृति का दयालु होना बताया, मतलब ये प्राकृतिक तत्वों का योगदान है उसमें, और मानव के प्रति प्रकृति का क्या है, दयालु होना है, इस कारण इसको लगान उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें एडम स्मिथ और माल्थस थे
उन्होंने भी, माल्थस ने भी दिया था सिद्धांत और एडम स्मिथ ने भी दिया था। माल्थस ने का सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? जनसंख्या का सिद्धांत है। तो उसने भी इससे मिलते जुलते विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन डेविड रिकार्डो, इंपॉर्टेंट जिनका सिद्धांत है, उन्होंने क्या कहा? मानव दयालु नहीं बल्कि कृपण होता है। कृपण का मतलब कार्य करने वाला होता है, इसलिए लगान उत्पन्न होता है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में रिकार्डो ने लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भूमि की विभिन्न इकाइयों में गुणात्मक असमानता होती है, मतलब भूमि की जो इकाइयाँ होती है उनमें अलग अलग, कोई ज़्यादा उर्वरक वाली होती है, उपजाऊ होती है, कोई कम उपजाऊ होती है, कोई क्षेत्र के करीब होती है, कोई क्षेत्र से दूर होती है। तो उपयोगिता उनकी अलग अलग होती है प्रत्येक भूमि की। तो भूमि के कुछ टुकड़ों की उर्वरता शक्ति और स्थिति दूसरे टुकड़ों की अपेक्षा अच्छी होती है, इसलिए अच्छी भूमि पर खेती करने से उत्पादन लागत कम आती है। और अगर अच्छी है नहीं भूमि तो उससे उत्पादन लागत क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो उस पर नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर कोई खेती करेगा तो कहाँ करेगा? जहाँ अच्छी भूमि है। उसके बाद अगर और मांग बढ़ेगी तो दूसरी भूमि पे जाएगा। तो उनको क्या करेगा? एक वर्गीकरण कर लेगा, जिससे भूस्वामी को अतिरिक्त प्राप्त हुआ। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो उसको बेनिफिट प्राप्त हो, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वही क्या है? लगाने। तो ये अतिरिक्त क्या है? लगाने। ये किसने कहा? रिकार्डो ने। अब रिकार्डो के लगान सिद्धांत की कुछ मान्यता, मान्यता मतलब ये एजम्पशन मान के चलेंगे कि ये चीज़ें स्थिर रहेगी। जब हम उनका विश्लेषण करेंगे तब तक उनको हम एज इट इज मान के रखेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला मान्यता है कि भूमि की कुल पूर्ति समाज की दृष्टि से सीमित है। मतलब समाज की दृष्टि से एक गांव के अगर विश्लेषण करते हैं, उस गांव में जितनी भूमि है वो एक सीमित है, उस समाज के लिए सीमित है। वो न तो बढ़ेगी और न घटेगी। दूसरा है भूमि का प्रयोग क्रम से ही किया जाएगा। मतलब क्रम का मतलब पहले अच्छी वाली भूमि को करेंगे, उसके बाद कम उर्वरता वाली को किया जाएगा। अर्थात सर्वप्रथम उर्वरक भूमि, उसके बाद कम उर्वरक भूमि का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है भूमि की उर्वरता एवं स्थिति में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब प्रत्येक भूमि में समान उर्वरता नहीं रहेगी, कोई ज़्यादा उर्वरक होगी, कोई कम रहेगी। और कोई स्थिति, कोई शहर के नज़दीक होगी, कोई दूर होगी, कोई जंगल या पहाड़ में होगी, कोई समतल भूमि में होगी। सब में उसमें क्या होगी? स्थिति और भिन्नता पाई जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है भूमि का विशिष्ट उपयोग। विशिष्ट यानी एक उपयोग होगा, फिक्स है, केवल एक ही काम में रहेगा। जैसे अनाज पैदा करने में ही किया जाएगा, अन्यथा वो बेकार पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि भूमि का आप 2-3 अन्न पैदा कर दो या कोई और कार्य में भी ले लो, एक ही काम होगा। ये हम मान के चलेंगे। लगान केवल भूमि पर ही प्राप्त होता है, अन्य साधनों पर। ये सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक भी था कि इन्होंने, रिकार्डो ने क्या कहा कि सिर्फ लगान किस में मिलेगा? भूमि पर ही मिलेगा, बाकी और किसी भी साधन पे नहीं मिलेगा। उत्पादन के कौन से साधन पे? सिर्फ भूमि पर ही लगान मिलेगा। ये किसने कहा था? रिकार्डो का, जो कि बाकी के अर्थशास्त्रियों ने इसका खंडन भी किया था आगे। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि लगान सिर्फ भूमि पे मिलता है, तो वो किया था रिकार्डो ने। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरा शक्ति मौलिक और अविनाशी है। मतलब प्रकृति प्रदत्त है और जो कभी खत्म, नष्ट नहीं होने वाली है, कभी नष्ट नहीं होने वाली। नेक्स्ट है वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। मतलब ये मान के चलेंगे कि बाजार में कैसी है? पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है। जिससे क्या होगा? जिसके संपूर्ण बाजार में अनाज की कीमत एक समान है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या आता है कि कीमत उत्पादक द्वारा और उद्योग द्वारा निर्धारित होती है और फर्में उसको क्या करती है? स्वीकार करती है। मतलब जो भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत होगी वो स्थिर रहेगी और उसकी जो मांग और पूर्ति को अनुसार एडजस्ट होती रहेगी। तो ये मान के हम चलेंगे। और इसमें क्या है, कोई भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, आसानी से जा सकती है। कोई मांग और पूर्ति को प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटा सा अंश होते हैं। नेक्स्ट है कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति का ह्रास नियम लागू होगा। ह्रास नियम का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक ही जगह पर आप और उत्पादन इकाइयों को ज़्यादा, मतलब जैसे उत्पादन के साधन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम और शास। तो पूंजी और श्रम को और ज़्यादा मात्रा में उनको लगाए जाएंगे, तो उसमें उसका उत्पादन उनकी तुलना में लगाए गए जो आप लागत है उसकी तुलना में कम उत्पादन होगा। मतलब उत्पादन साधन तो आप ज़्यादा लगाते जाओगे, लेकिन उसका उत्पादन है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। इस घटते नियम प्रतिफल को क्या कहते हैं? उत्पत्ति का ह्रास नियम। यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है। ठीक है। रिकार्डो का सिद्धांत कहाँ लगा था? दीर्घ, अल्पकाल के लिए नहीं है। और नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि होने पर अनाज की मांग बढ़ती है। ये मान के चलेंगे कि जब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की मांग भी बढ़ेगी। ठीक है। अब रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या देखते हैं। तो पहली है विस्तृत खेती में लगान।
दूसरा है गहरी खेती में लगान और तीसरा है स्थिति एवं लगान। तो पहला है विस्तृत खेती में लगान। रेंट अंडर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, भूमि की मांग बढ़ने पर अधिक भूमि क्षेत्र में खेती की जाने की प्रक्रिया को विस्तृत खेती कहते हैं। मतलब अगर मांग बढ़ेगी तो और अधिक क्षेत्र में अपन खेती करेंगे, तो ये क्या होगी? विस्तृत खेती। उर्वरता के आधार पर भूखंडों को सर्वोत्तम श्रेणी से लेकर निम्नतम श्रेणी तक विभाजन करेंगे, सर्वोत्तम से निम्नतम ग्रेड में बांट देंगे उनको। रिकार्डो ने निम्नतम उर्वरता वाली भूमि को सीमांत भूमि कहा है। मार्जिनल लैंड किसको कहा है? सबसे कम भूमि। मतलब आपके पास अगर 100 भूखंड है तो सबसे कम कहाँ पे उर्वरता है, जिसका आप सोचोगे सबसे लास्ट में वहां पे मैं उत्पादन करूं, तो वो आपकी सीमांत। सीमांत का मतलब सीमा के अंत, बॉर्डर एरिया में, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है, सबसे लास्ट में सबसे कम उर्वरता वाली वो होगी सीमांत भूमि। ठीक है, के रूप में परिभाषित किया। इससे श्रेष्ठ भूमियों को अधिसीमांत, उससे जो भी जितनी अधिक होगी उनको क्या किया? अधिसीमांत। मतलब सीमांत से पहले ज्यादा है, मतलब उनकी उत्पादन क्षमता उस सीमांत भूमि से ज्यादा है, तो वो बाकी सब क्या होगी? अधिसीमांत भूमि। सीमांत भूमि पर कोई अतिरिक्त उत्पन्न नहीं होगा, कोई अतिरिक्त मतलब कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं होगा। मतलब वो सीमांत भूमि वही होगी कि जितना आप लागत लगा रहे हो उतना ही आपको उत्पादन हो रहा है, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है। मतलब एक सामान्य प्रॉफिट का हिस्सा जुड़ेगा लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब वहां पे लगान उत्पन्न जीरो होगी, नहीं होगा, क्योंकि इस भूमि से प्राप्त आगम खेती की लागत की बराबर होती है। ये कौन से नियम है? विस्तृत खेती में लगान में। जैसे कि देखो, एक तालिका के रूप में हम देखते हैं कि भूमि की 4 श्रेणियां बांट दी, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो मान लो इनके अंदर कुल उत्पादन कैसे हो रहा है। जैसे ए भूमि सबसे अच्छी वाली है तो इसमें 100 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है, बी में 70 क्विंटल का, सी में 40 क्विंटल और डी में 20 क्विंटल। तो सबसे लास्ट में कौन सी? बी, डी। तो डी में 20 क्विंटल होता है, ये क्या अपनी सीमांत उत्पादन हो गया है, सीमांत भूमि हो गई। तो जो इसका उत्पादन है वो आगम और लागत यहाँ पे बराबर है। तो सीमांत उत्पादन कितना है? तो वही होगा डी वाला, तो 20 20 20 20 लिखा। ठीक है, अब लगान की मात्रा कैसे होगी? भौतिक मात्रा में। तो लगान कैसे निकालेंगे कि मान लो देखो, सीमांत उत्पादन है ना, यही क्या है? अपनी लागत है, और ये है अपना 100 है जैसे कुल उत्पन्न। तो 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो 80 का क्या है? अतिरिक्त है। तो ये 80 क्या होगा? ए भूमि पर लगा। बी भूमि पे क्या होगा कि 70 में से 20 घटा देंगे, ये तो 50 का क्या हो जाएगा? लगान। में 70 का उत्पादन हो रहा है और 20 की लागत लग रही है, तो ये 50 का अतिरिक्त है, ये क्या है? लगान। इसी प्रकार सी पे क्या हो जाएगा? 40 में से 20 घटा देंगे तो 20 का अतिरिक्त आएगा। और डी पे हमेशा जीरो रहेगा, जो लास्ट सीमांत है। आगे बताया जहाँ पे लागत और आगम बराबर होती है, तो मतलब 20 में से 20 घट गया था, जीरो आ गया। अब मान के चलते हैं कि कुल लागत है, अनुमानित करते हैं कि 2000 रुपये सब में, 20 क्विंटल की 2000, मतलब सब पे लागत तो बराबर आएगी ना, चारों श्रेणी, तो 2-2000 मान लो अनुमानित लागत है। और मान लो बाजार में अगर मूल्य है उसका, जो भी हम उत्पादन करें गेहूं का, तो 100 रुपये मान लो उत्पादन का मूल्य। तो अब लगान रुपए में कैसे होगी? तो देखो, जैसे लगान कितना मिल रही है, ये 80 और इसको 100 से गुणा किया तो कितना आ गया? 8000। इसको किया 50 और रेट तो वही सबके समान ही रहेगी। लगान तो अगर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जैसे गेहूं का उत्पादन किया तो उत्पादन की जो रेट है, कीमत है, गेहूं की कीमत है, वो तो समान रहेगी सभी, भले कहीं से भी उत्पादन कर लाओ। ऐसा थोड़ी है कि एक खेत से लाए तो उसकी ज़्यादा कीमत देंगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, और इसी प्रकार 20 × 100 करेंगे तो 2000 रुपये। और लास्ट में क्या है? लगान तो बचा ही नहीं, तो जीरो। तो जीरो को अगर 100 से गुणा भी करेंगे तो क्या होगा? जीरो आएगा। तो लास्ट में डी पे कितना मिला? जीरो लगान मिलेगी, और बाकी सब पे लगान मिल गई। ए भूमि पे सबसे ज़्यादा 8000, ठीक है, बी पे 5000 और सी पे 2000 ही मिलेगा। तो ये आया समझ में? चलिए, अब है गहन खेती में लगाना, रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन। भूमि का क्षेत्रफल सीमित होने के कारण उसमें श्रम एवं आधुनिक कृषि तकनीकों एवं मशीनों के प्रयोग से वृद्धि के द्वारा उत्पादन बढ़ाने के प्रयास को गहन करते हैं। यानी कि आप किसी पे खेत पे खेती करते हैं तो वो खेत आपके लिए सीमित है, एक ही खेत है, लेकिन उसी के अंदर आपको उत्पादन बढ़ाना, तो आप क्या करोगे उसके लिए? या तो श्रम भी और ज़्यादा लगा दोगे, या उसमें अच्छी तकनीकों को या मशीनों का प्रयोग करके उसको उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो उसको कहते हैं गहन कृषि। मतलब खेत वही है, खेत एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, उसी के अंदर आप खाद, बीज, मशीनें वगैरह या आधुनिक प्रयोग करके और उसको उत्पादन बढ़ा रहे हो, तो उसको कहते हैं गहन खेती में। तो इसमें भी लगान मिल जाए। और तीसरा है स्थिति एवं लगान, लोकेशन एंड ट्रेंड। खेतों की स्थिति में अंतर होने के कारण भी लगान का उदय होता है। तो जैसे कुछ खेत गांव, शहर एवं बाजारों के निकट तथा उनसे दूर होते हैं। इन परिस्थितियों का प्रभाव परिवहन लागत एवं संरचनात्मक सुविधाओं पर
पड़ता है। जैसे कि कोई शहर से दूर है तो वहाँ पे से वापस लाने में उत्पादन और बाकी के जो लागत के चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल वगैरह जैसे कि बीज वगैरह है, तो वो लेके जाने में अलग एक्स्ट्रा परिवहन कॉस्ट आती है और उनको लोगों को भी आने-जाने में उसमें परिवहन की लागत, संरचनात्मक सुविधाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। शहर के पास है तो वो आसानी से हर चीज़ उपलब्ध होती है, गाँव से या शहर से दूर है तो उसको काफ़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, तो इसके कारण भी लगान उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में बाजार के निकट खेत से प्राप्त उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त होता है, जबकि बाजार से दूर खेत में कम लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि मार्ग का व्यय उत्पादन व्यय के योग के बराबर होने पर वह भूमि की लगानहीन हो जाती है। मार्ग का व्यय उत्पादन व्यय के बराबर हो जाती है, जितना उत्पादन पे कॉस्ट आ रही उतना ही मार्ग का व्यय हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, भूमि लगानहीन हो जाएगी। ठीक है, तो अतः स्थिति के संदर्भ में बाजार के निकट खेत में अधिसीमांत खेती होगी, तो सबसे दूर खेत में क्या होगा, सीमांत। मतलब सबसे दूर अगर सबसे ज्यादा कॉस्ट आएगी वो क्या, सीमांत भूमि मान लेंगे, तो उससे पहले जितनी है वो अधिसीमांत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जो लगान का आधुनिक सिद्धांत है, अभी हमने रिकार्डो का सिद्धांत पढ़ लिया है, तो जो आधुनिक सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट अध्याय में करते हैं।